हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। आ चुके हैं हम एक और वीडियो लेके। हम तो लगे पड़े हैं अपनी अंतिम वॉर सीरीज को बनाने में। बट आप क्या कर रहे हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या आप ये वीडियोस देख रहे हो? क्या आपको इस वीडियो से कोई फायदा हो रहा है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बना रहे हैं और ये वीडियो तैयार करी गई है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नहीं तो ये सब कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। एक एक क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, क्या क्या नहीं आपको प्रोवाइड करवाया, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाओ। तो हम यहाँ पर फिर दोबारा से लेके आ चुके हैं एक क्विक रिवीजन। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि काफी लेट स्टार्ट करी हमने। हमने सोचा था कि 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे। बट अब लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा टाइम कम है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हमने बहुत बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। बट आप कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट करते रहो, बल्कि हमें आपको मोटिवेशन देनी चाहिए इस टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर। और हम आपसे मोटिवेशन मांग रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया। बट कोई बात नहीं, एग्जाम की टेंशन बिल्कुल मत लो। इंजॉय करो अपना, मस्त तैयारी करो। सब कुछ आपको मिल रहा है। तो बस आपको बैठ के पढ़ना है, वीडियोस देखनी है, एंजॉय करना है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना एग्जाम का। मस्त होगा एग्जाम, बढ़िया बिंदास, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, फटाफट से आ जाओ। डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ते हैं, डेरिवेटिव, उसका सही मीनिंग ही आज आज तक नहीं पता लोगों को। ठीक है ना, बहुत कम बच्चों को पता है। ठीक है ना, बहुत कम बच्चों को, लोगों को तो नहीं। लोगों को तो पता है, बहुत बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं मैथ्स के, है ना। चलो, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x। जब हम dy अपॉन dx की बात करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि y की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। यही लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये सही डेफिनेशन और सही मीनिंग है डेरिवेटिव का या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। अब कई बच्चे समझते हैं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही बात है। तो देख लो सही मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव के प्रोसेस को फाइंड करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यानी कि जो हम प्रोसेस करते हैं ना किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करने में, उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। बट हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल बोल देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करो या इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। बट एक्चुअल मीनिंग आपके सामने है, बढ़िया तरीके से देख लो इसको। तो बस चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है, हमने एक साथ लिया है चैप्टर डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक साथ लिया है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक्चुअल में ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो चलो, ये कुछ डेरिवेटिव्स लिखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स फंक्शन की। पावर रूल लग रहा है कि x की पावर n का डेरिवेटिव करोगे तो n x की पावर n-1। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। a की पावर x का डेरिवेटिव, ये देखो, a की पावर x का डेरिवेटिव log a होता है विद बेस e। कैलकुलस में हम जब तक बोला ना जाए log को बेस e लेते हैं, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, जिसमें x होता है ग्रेटर देन 0। क्योंकि log के साथ ये x लिखा हुआ है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है इतनी बात। log x विद बेस a, जब तक बोला ना जाए तो log के साथ e लेना होता है। अगर यहां पर अब बोल दिया कि log का बेस a है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x log a e, ठीक है ना। 1/x log e, जिसको हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, 1/x log a। ये आप मत पढ़ो, सिर्फ आप ये देखो कि log x विद बेस a का डेरिवेटिव होगा 1/x log a, ठीक है ना। 1/x log a। वैसे इसका ज्यादा कोई यूज आता नहीं है इस वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। आपके 12th लेवल पर ज्यादा यूज नहीं आता, बाकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो कि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने ये चीज सिखाई थी कि डायरेक्ट लर्न होने चाहिए आपको। अगर मुझे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्ट लर्न करो, एग्जाम में कैलकुलेट करने थोड़ी बैठोगे। पावर रूल लगा इसमें। अब मैं आपको समझा नहीं रहा यहाँ पर कैसे आया है, इसको डायरेक्ट लर्न कर लो कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। क्योंकि एक एक चीज समझाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो फिर वो क्विक रिवीजन कैसे रहा, है ना। 1/x का डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से हम निकालते हैं, इसका आंसर 1/x स्क्वायर आता है। डायरेक्ट लर्न करो, बहुत काम आते हैं ये।
टाइम बचाएंगे ये आपका एग्जाम में, टाइम बचाएंगे। 1/x² का डेरिवेटिव अगर करोगे तो माइनस का 1/x³ सॉरी माइनस का 2/x³ आएगा। 1/x³ का डेरिवेटिव करोगे, देख रहे हो ये किस पैटर्न में चल रहा है, माइनस का 3/x⁴ आएगा। क्लियर है इतनी बात बताओ? अरे इतनी बात क्लियर हो गई? अरे इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? हो गई है तो हो गई है तो बढ़िया तरीके से इसको समझ लो कि किस तरीके से ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि ये डायरेक्ट हमें डेरिवेटिव अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलें आगे। फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं डेरिवेटिव के, कि अगर दो फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। दो फंक्शन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम उन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। आप वैसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। फिर आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन अगर दे रखे हैं हमें डिवाइड में, फ्रैक्शन में, तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर देखो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हुआ, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हुआ, सेकंड वाला एज इट इज, माइनस आता है, यहां पर माइनस आता है। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल किया वैसे ही होगा सेम ऊपर, बस यहां पर माइनस होता है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइड में सेकंड वाले फंक्शन का जो नीचे लिखा होता है ना gx वाला फंक्शन, इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं। तो नीचे वाला जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया कोशेंट रूल, ठीक है ना। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब चेन रूल क्या होता है, चेन रूल में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि चेन रूल समझ ही नहीं आया आज तक बच्चों को। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं चेन रूल का। मानो यहां पर e की पावर 2x है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, e की पावर x, तो ऐसे ही e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x। उसके बाद चेन रूल से ये 2x का डेरिवेटिव होता है अलग से, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये होता है चेन रूल। एक और एग्जांपल देखें, अगर मान लो यहां पर log 2x+3 है, इसका अगर मुझे पूरे का डेरिवेटिव करना है तो जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ऐसे ही log 2x+3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2x+3। उसके बाद चेन रूल से 2x+3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। कैसे, इसका डेरिवेटिव किया अलग से, कैसे किया इसका डेरिवेटिव, देखो 2x+3 का डेरिवेटिव कैसे किया, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा और यहां से 3 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, तो खाली 2 बचा। तो ये इसका तरीका है, बहुत बेसिक है, रिवाइज करवा रहा हूं सिर्फ कि आपको पॉइंट्स और चीजें ध्यान में रहें। ये आपको आता होगा मुझे पता है, ठीक है ना, आपको आता होगा ये मुझे पता है। चलो इम्प्लीसिट फंक्शंस हम पढ़ते थे ना, हमने डिफरेंशिएशन में इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ा था, इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था, क्योंकि बेसिक डेरिवेटिव तो हम 11th में ही पढ़ के आ चुके थे, फिर भी मैंने रिवाइज करवा दिया, देख लो। हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ये क्या होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, इसमें हमें ऐसे फंक्शंस दिए होंगे कि हमें x और y को अलग अलग करके डेरिवेटिव हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डेरिवेटिव कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद dy/dx को अलग निकालेंगे, वहां से कॉमन लेंगे और फिर उसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे, तो dy/dx आ जाएगा। इम्प्लीसिट फंक्शंस ये होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने का टाइम नहीं है, इतना समझाने का टाइम नहीं है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं, ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं, जैसे कि मान लो कि x हमें दिया है 2at², ठीक है ना, ये 2at, और y हमें दिया है at²। जब पैरामेट्रिक फंक्शन की बात होती है तो हमें x और y t या थीटा की फॉर्म में दिए होंगे, तो हमें कैसे निकालना है, हम सबसे पहले निकालेंगे dx/dt। हम x को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये कितना आ जाएगा 2a, क्योंकि 2at है ना, तो 2a कांस्टेंट हो गया और t का 1 हो गया, तो 2a बचा। यहां से करोगे तो dy/dt कितना आ जाएगा 2at, ठीक है ना, 2at, पावर रूल लगा के 2at आ गया।
अब हम यहां से जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि dy अपॉन dt अपॉन में dx बाई dt। तो यहां से वही है कि dt से dt कट गया तो dy अपॉन dx बचा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू है 2at और dx अपॉन dt की वैल्यू है 2a। तो 2a से 2a कट गया, t बच गया। अगर इसमें हमें डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट उसमें देख लो कि अगर मुझे इस दोबारा इसका डेरिवेटिव करना है तो सीख लो उसको भी यहीं पे कि dy अपॉन dx t आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ पूछा है कि मान लो d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछ लिया, तो इसका मतलब मुझे दोनों का दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दोनों का दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो d अपॉन dx t का डेरिवेटिव कितना बचेगा, dt बाई dx ही बचेगा, क्योंकि t का तो क्या हो जाएगा, इसका तो डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर रहे हैं तो t तो dt बाई dx ही बचा। इसको लिखेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx, और dt बाई dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये है ना dx बाई dt 2a, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a आंसर हो गया इसका। क्लियर होगी इतनी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अच्छा ये चीज क्या है, कुछ नहीं है इसमें। मान लो यहां पर बोला गया है कि log x को हमें डिफरेंशिएट करना है। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहां पर बोला गया है कि log x को डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मान लो ऐसे बोल दिया कि एक्स स्क्वायर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करो, 1 अपॉन एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव करो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2x आ गया, ठीक है ना, 2x आ गया। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन में 2x, सॉरी 1 अपॉन में x, किसको किससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो 1 अपॉन में x अपॉन में 2x, तो इक्वल टू में 1 अपॉन में 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो log x का डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है ना। तो हमने डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy अपॉन dz निकालते हैं इसमें हम, तो dy अपॉन dx, ठीक है ना। ऐसे ही dz अपॉन dx, उसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है ना। उसके बाद दोनों का डेरिवेटिव कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया, सिंपल। लॉगरिथमिक फंक्शन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने करवाया था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि हम टेक लॉग बोथ साइड लेके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बट सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अब वैसे भी टाइम नहीं है करने का, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बस खत्म चैप्टर, डिफरेंशिएशन खत्म, इतना सही था डिफरेंशिएशन। उसमें मैंने आपको बताया है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है बस। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है डबल डेरिवेटिव, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, इसमें से आते हैं भर भर के क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से तो 1 या 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं। जो हमने डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है नॉर्मल, इसमें से आएगा भर भर में से क्वेश्चंस। पहला टॉपिक ही देख लो क्या है, डेरिवेटिव्स एज द रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, एज अ रेट मेजर, जो फर्स्ट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, एक तो यही कि डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, फिर वो डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, वो सब पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो सबसे पहला ये है क्वेश्चन, एक्चुअल में डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज क्या है। ये वही है कि किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी, dy अपॉन dx। तो यही है डेरिवेटिव्स एज अ रेट ऑफ चेंज। अब इसमें कुछ पढ़ाने को तो है नहीं है, क्या आप करेंगे अब इसमें हम करेंगे एक क्वेश्चन, इसमें हम करेंगे एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस लेने को तो मैं बहुत ले सकता था क्वेश्चंस, लेकिन फिर मेरा ये होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये भी करवा दूं, ये भी करवा दूं, ये भी करवा दूं, तो फिर वीडियो तो बहुत लेंथी बनती जाएगी, तो फिर जो हमारी सीरीज का नाम है वो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आप यहां से चैप्टर रिवीजन करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, और फिर आपको लगता है कि अभी मुझे इस चैप्टर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो फटाफट हमारे PYQ सीरीज में जाओ,
और PYQs वीडियोस देख लो, या फिर आपके पास PYQs पड़े हुए हैं तो खुद बैठ के सॉल्व कर लो अगर वीडियो नहीं देखनी तो आपको, ठीक है। पहले रिवाइज कर लो यहां से पूरा चैप्टर, उसके बाद जाके किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जिसमें आपको डाउट लगता है उसके PYQs दोबारा रिवाइज कर लो, है ना। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको याद आ जाएगा। अब आपको चीजें याद आ जाएंगी कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने फर्स्ट, मतलब ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एक्सरसाइज ही है ये, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। बोला गया है कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों साइड बराबर होंगी। यहां पर वो बोल रहा है कि साइड जो है इंक्रीज हो रही है इस रेट से, इसका मतलब साइड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो मतलब होता है। अभी मैंने बताया कि एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है दूसरी क्वांटिटी की वजह से, एक्स में चेंज हो रहा है टी की वजह से, टाइम की वजह से। तो ये साइड जो है ये इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, उसका एरिया इंक्रीज होगा, किस रेट से इंक्रीज होगा, जब साइड 10 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहां पर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2s, और फिर दोबारा से s का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहां पर साइड को एस एक्स ले लिया था, तो मैं यहां पर एक्स ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर विद डी टी। तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। उसके बाद क्योंकि यहां पर हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो चेन रूल से 2x के बाद फिर x का भी डेरिवेटिव होगा, तो dx/dt। ये होता है चेन रूल, जो कि अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। यहां पर हमें बोला गया है कि dA/dt तो हमें निकालना ही है, बट साइड भी दे दी उसने कि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। बताओ, तो बस वैल्यूज पुट कर लो यहां से, √3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर साइड आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई dx/dt की वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये पूरा कट गया, तो यहां से वैल्यू क्या आई 10√3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है ना, तो स्क्वायर लगा दिया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि एरिया इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर नहीं आए हैं, तो इस बार आ सकते हैं, चाहे 1 नंबर में ही क्यों ना आए। तो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है कई बार, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर ये 1 नंबर के लायक तो नहीं लग रहा, बेटा आता है, बट ये आता है, ठीक है ना, ये आता है। क्लियर है इतनी बात। तो हम चलते हैं अपने आगे कंटिन्यू। बस ये आपको समझाना था, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है, डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है ना। बाकी हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपनी स्लाइड्स को। चलो आ जाओ फटाफट से। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड वाले बच्चों के लिए, है ना। सिंपल डिमांड फंक्शन हमें दिया होता है, तो हम सबसे पहले तो हमें, और टोटल कॉस्ट भी दिया होता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा CX, मतलब कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब रिवेन्यू फंक्शन अगर हमें निकालना हो, तो रिवेन्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू फंक्शन निकालते हैं x मल्टीप्लाई में p, ठीक है ना। p क्या है, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। डिमांड फंक्शन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई करो x में, तो आपका रिवेन्यू फंक्शन आ जाता है, ठीक है। फिर होता है एक प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है कि रिवेन्यू फंक्शन में से माइनस कर दो कॉस्ट फंक्शन, तो आ गया प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है ना। अब एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गई। एवरेज रिवेन्यू निकालना हो तो रिवेन्यू फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर दो। एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकाल के एक्स से डिवाइड कर दो। सिंपल है, इसमें क्या बताऊं, ठीक है ना। एक आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर कंडीशन हो तो क्या करें, ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट के केस में हम क्या करते हैं बताओ,
किसको पता है फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कि ब्रेक इवन पॉइंट, जो भी वीडियो देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में रिवेन्यू फंक्शन जो होता है वो कॉस्ट फंक्शन के इक्वल आ जाता है, यानी कि नो कॉस्ट नो लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस केस में प्रॉफिट हमें क्या होता है, जीरो मिलता है, ठीक है ना। प्रॉफिट हमें क्या होता है, जीरो, और ये फॉर्मूला फिर प्रॉफिट फंक्शन का ही हो जाता है। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट के केस में ऐसा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बातें। अच्छा, मार्जिनल, जब मार्जिनल वर्ड आता है ना, मार्जिनल, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है ना। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना हो, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा हमें मार्जिनल प्रॉफिट हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो जिसमें मार्जिनल वर्ड लगा हो, तो सिंपल डेरिवेटिव कर दो उस फंक्शन का, कि अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो, मार्जिनल कॉस्ट पर पहुंच जाओगे। और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना हो तो रिवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं बस, इसमें कुछ भी इतना कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, इजी क्वेश्चन आता है बहुत। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बताया हुआ है मैंने हर बार, इस बार भी मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करने के लिए डाल दिया, ठीक है ना। ये कैसे प्रूफ हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस रिलेशन से मतलब है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ये क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल वर्ड आ गया, क्या सर हम इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू एवरेज कॉस्ट? बिल्कुल लिख सकते हैं, किसने मना किया, किसने मना किया नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। MAC का मतलब है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ये कैसे निकल के आया होगा, जब मैंने एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव किया होगा, और 1 अपॉन एक्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, ये एक रिलेशन है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है वो, ये रिलेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना है आपको अच्छे से। अब आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, हमारे सिलेबस में है ये टेंजेंट एंड नॉर्मल, और मैंने कई बार बताया है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल में से क्वेश्चन आया तो इजी आएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीजें बताऊंगा ना अभी यहाँ पर, सिर्फ वो कर जाओ। टेंजेंट क्या होती है, जैसे आपको मैंने बताया ना कि dy अपॉन dx हम पढ़ते हैं, अगर dy अपॉन dx को हम स्लोप बोल दें, मतलब टेंजेंट की स्लोप dy अपॉन dx होती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर टेंजेंट वर्ड यूज है ना, तो इसका मतलब क्या है कि किसी फंक्शन, कोई एक फंक्शन है, उसका ये कर्व है, इस कर्व से एक टेंजेंट पास हो रही है, इस टेंजेंट के स्लोप को बोला जाता है, इस टेंजेंट के स्लोप को बोला जाता है dy अपॉन dx, ठीक है ना। तो आ गई बात समझ में। तो ये होता है हमारा क्या, dy अपॉन dx। ये किसी फंक्शन का कर्व था, इसके एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है, इस टेंजेंट के यूनिक टेंजेंट पास हो रही है, उस टेंजेंट के स्लोप को बोला जाता है dy अपॉन dx, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन आती है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है नॉर्मल, इसको बोला जाता है नॉर्मल। इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, -1 अपॉन में dy अपॉन dx कर दो, तो ये स्लोप आ जाएगी नॉर्मल की, ठीक है ना। टेंजेंट होता क्या है, नॉर्मल होता क्या है वो भी बता दिया, कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो तो वो स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की, और -1 अपॉन dy अपॉन dx कर दो तो स्लोप आ जाएगी नॉर्मल की। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है ना, सिर्फ उतना पढ़ना है आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, यहां पर इस तरीके से देखो, ये कर्व है फंक्शन का, ये आपको एक टेंजेंट जा रही है, ये एक नॉर्मल आ रही है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये एक परपेंडिकुलर आ रही है नॉर्मल, और इस कर्व पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, जिस पॉइंट से ये नॉर्मल भी जा रही है, टेंजेंट भी जा रही है, और ये पॉइंट इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस कर्व पर भी लाई कर रहा है। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो, इसको मैं x1 y1 कह देता हूं, मैं यहाँ पर x1 y1 कह देता हूं। तो अगर मुझे यहाँ पर इक्वेशन बनानी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, पहले y आता है, y माइनस वाई वन अपॉन में dy अपॉन dx x माइनस x1। क्लियर है, ये x1 और y1 क्या है, ये हमारे इस पॉइंट, इस कर्व पर जो पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट दे रखे हैं x1 और y1। dy अपॉन dx क्या है, जो भी ये फंक्शन दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव है, ये x और ये y कुछ नहीं है, इसको एज इट इज रखना है, तभी तो इक्वेशन बन के आएगी।
और अगर हमें निकालना हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस जो स्लोप है उसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर स्लोप आता है, आपको पता होगा, ये तो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, खत्म बात, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले, स्लोप निकालना सीख लो, स्लोप निकालना सीख लो, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना, आपका काम बन जाएगा बस इससे। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये तो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए जो आता है, हर बार बताया है, बहुत बार बताया है कि 200% कह दो, 1000% कह दो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम पढ़ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि एक लाइन है वो इस तरीके से जा रही है कि डायरेक्ट मूव नहीं कर रही, ठीक है ना। यहां पर जैसे देखो, यहां पर पहले बड़ी, फिर थोड़ी सी, यहां पर देखो ऐसे हो गई, फिर एकदम इंक्रीज हुई, तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली, जब ये स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट इंक्रीज होगा, ये डायरेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था कि यहां पर देखो ये फंक्शन जो बना हुआ था, ये पहले ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां पर ये चीज कांस्टेंट रही, फिर दोबारा से इसने इंक्रीज लिया, तो ये इंक्रीजिंग है। बट स्ट्रिक्टली के केस में डायरेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अ फंक्शन f इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन डोमेन D इफ x1 लेस देन x2, तो f x1 लेस देन इक्वल टू f x2 होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बताओ, इतनी बात क्लियर है ना। ये आपको लर्न नहीं करना, ये लर्न नहीं करना, सिर्फ पढ़ लो, समझ लो। आपको तो वैसे भी क्वेश्चन जो आएंगे वो इंटरवल फाइंड करने के लिए आएंगे। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने वेवी कर्व मेथड नहीं पढ़ा तो बेटा बहुत प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। आपको क्वेश्चन कर तो लोगे, बट ये है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर वेवी कर्व मेथड पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग में आपका जो ये फंक्शन है ना, ये इक्वल टू भी आता है, बट यहां पर देखो इक्वल टू नहीं आता। अभी बताता हूं सिचुएशन क्या है, याद रखो, बस आपको क्या याद रखना है वो बता रहा हूं। सुन लो, ग्राफ समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, अब सुन लो बातें, ठीक है ना। अब सुन लो, एफ डैश अगर इंक्रीजिंग का केस है, इंक्रीजिंग का केस है, तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन जीरो रखना है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर ये है तो एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन जीरो रखना है, ठीक है ना। किसी फंक्शन, कोई फंक्शन दे रखा होगा आपको, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दो। अगर इंक्रीजिंग का केस है उससे निकाल लो इंटरवल्स, ठीक है ना, जिस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग आ रहा है, बस खत्म। एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो रखना, यहाँ पर इक्वल टू नहीं रखना। तभी यहाँ पर इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो क्लोज ब्रैकेट में बनेगा। इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, बाकी अगर कोई जो नंबर बन रहा होगा उस पर क्लोज आएगा। यहाँ पर हमेशा ओपन आएगा क्योंकि इंक्लूड नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे। क्वेश्चन मैंने नहीं लिया यहाँ पर, वो आप प्रैक्टिस कर लो अपने आप, आपको पता है मैं सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ आपके। डिक्रीजिंग में भी देखो क्या है, डिक्रीजिंग में देखो क्या है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, फिर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस केस में आपको क्या याद रखना है कि एफ डैश एक्स यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू जीरो रखना है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। और देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, ठीक है ना। तो इस केस में एफ डैश एक्स आपको लेस देन जीरो रखना है, इक्वल टू जीरो नहीं रखना है स्ट्रिक्टली में, ठीक है। स्ट्रिक्टली के केस में याद रखना है कि जीरो इक्वल टू में नहीं रखना, यहां पर रखना है। चलें आगे, बताओ आगे चलें। मैक्सिमम मिनिमा आ गया आपका, मैक्सिमम मिनिमा आ गया। मैक्सिमम मिनिमा में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती रहती है, क्या करें यार, है ही ये टॉपिक ऐसा कि प्रॉब्लम आना बनता है इसमें। इसमें नहीं आएगी प्रॉब्लम तो फिर किस में आएगी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में आएगी प्रॉब्लम, बताओ किस में आएगी फिर प्रॉब्लम, या फिर वो डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में आएगी प्रॉब्लम। इसमें नहीं आएगी तो कहां आएगी, आएगी ना, क्योंकि ये टॉपिक है ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो चलो मैक्सिमम मिनिमा क्या है, मैक्सिमम मिनिमा में हमने क्या पढ़ना है अभी आगे समझेंगे, हमें सॉल्व कैसे करना है वो भी समझेंगे। पहले लोकल मैक्सिमा की बात कर लेते हैं, लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमा क्या होता है, ठीक है ना। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस पॉइंट ए पर, इससे पहले a माइनस एच, इसके बाद a प्लस एच, यानी कि इस फंक्शन में ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना। इन तीनों में ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको बोला जाता है क्या कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। और एक फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट x इक्वल टू a इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन fx एंड fa इज नोन एज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, खत्म बात, बस यही है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब कहोगे कि सर कॉन्सेप्ट तो इतना इजी है बट क्वेश्चन इतने इजी आते नहीं है इससे, क्वेश्चन में तो पता नहीं क्या क्या ही करना पड़ता है हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, क्या करें, कॉन्सेप्ट समझो, अभी आगे प्रोसीजर भी बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये थोड़ा सा ऊपर है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये नीचे है। इसका मतलब इसको बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है ना, लोकल मिनिमा। मान लो कि जहां आप रहते हो वहां पर आपका घर बीच में है, आपके साइड में किसी का घर आपसे थोड़ा ऊपर है, और आपके राइट हैंड साइड में भी आपसे घर जो है उसका थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना, और आपका घर थोड़ा सा छोटा है। तो आप वहां पर क्या बोलोगे कि हमारा घर क्या है, लोकल मिनिमा है। समझने का तरीका हो गया ये, ठीक है। चलो, लोकल मिनिमम या मिनिमा, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू हैव अ लोकल मिनिमम एट अ पॉइंट दिस, वही बातें लिखी हुई है यहाँ पर कि इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट को जब हम एफ एक्स में पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। क्लियर होगी इतनी बात। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, अब समझो क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां फंक्शन डिफाइंड ना हो और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, ठीक है ना, वो पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, वो पॉइंट्स हमारे होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। दोबारा सुन लो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन आगे होता नहीं है, ठीक है ना। हमने डेरिवेटिव कर दिया, फंक्शन दिया था, उसका डेरिवेटिव कर दिया, इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दो ब्रैकेट्स बनते हैं, तो वहां से हमने 2x की वैल्यू आ गई। कई बार ऐसा होता है कि 1/x+2 आया अगर मान लो, ठीक है ना, तो x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x+2 है, अगर x की जगह पर -2 आ गया तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो वो जो x इक्वल टू -2 है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो याद समझ में आ गया अब कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर फंक्शन डिफाइंड ना हो और फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना, जहां फंक्शन डिफाइंड ना हो, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। देखो, पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब वही है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है, एंड पॉइंट्स वेयर इट्स डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 0, यानी कि वही कि एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू 0, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या नॉट डिफरेंशिएबल, तो उस केस में वो वाला पॉइंट भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इसके दो मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, और एक होता है कि डायरेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाती है, वो बहुत इजी और बेसिक है, वो आपने पढ़ा है अपने एमएल अग्रवाल की बुक में, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा की, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाते हैं और उसी से ही हम क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है हमें, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है। अगर मान लो यहां पर कि एक कर्व ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमने ले लिया कि मैक्सिमा है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट एक मैक्सिमा पॉइंट ले लिया हमने। तो आप यहां पर देखो कि ये जो स्लोप है ये ऐसे जा रहा है पहले, फिर इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके से ये आ रहा है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन है एफ डैश एक्स की, मतलब स्लोप की, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, फिर एफ डैश एक्स जो हो गया वो लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना।
मतलब स्लोप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। तो इसका मतलब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था, यानी कि ऐसे समझ लो कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हम ये बोलेंगे जो ये पॉइंट है ये फॉर मैक्सिमा की बात हो रही है, फॉर मैक्सिमा की बात हो रही है, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमा। जब एफ डैश एक्स जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, ठीक है ना, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, मान लो ऐसे है, तो ये है नेगेटिव से, ये ऐसे पॉजिटिव, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये मिनिमा का केस है, ठीक है ना, मिनिमा का केस है। और एक और होता है छोटा सा, अगर आप समझो तो ध्यान से, जो सीखने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर जहां पर साइन चेंज नहीं हुआ, अगर ये प्लस था ये प्लस ही हो गया, ये माइनस था ये माइनस ही रह गया, तो उस केस में नो मैक्सिमम नो मिनिमम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर साइन हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो फॉर मैक्सिमा की बात होती है, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा की बात होती है, ठीक है ना। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। बस ये राम कहानी मत पढ़ो, जो ये समझाया मैंने ये पढ़ो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। मेन हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इसकी हेल्प लेते हैं। हमें नॉर्मल एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया, कोई भी फंक्शन, हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद, ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पर जो दो पॉइंट्स निकल के आए हमारे पास, मान लो ये 2 और ये 3 निकल के आया कोई दो पॉइंट्स, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये 2 को यहां पर पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में अगर x कहीं बन रहा है तो उसमें x की वैल्यू एक बार 2 पुट करोगे, 2 पुट करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब ये फॉर मिनिमा का केस है, ठीक है ना, मिनिमा मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें यहां से, ठीक है ना। तो उस केस में जो ये x की वैल्यू जो 2 हो जाएगी इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश एक्स मान लो लेस देन 0 आ गया, 3 पुट करने पर मान लो लेस देन 0 आ रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो ये केस हो जाएगा मैक्सिमा का, ठीक है ना, ये केस क्या हो जाएगा मैक्सिमा का, ये हो जाएगा मैक्सिमा का केस, ठीक है ना। 2 मिनट में डबल डेरिवेटिव वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिखा दिया, यही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। बस आपको यही पढ़ना है, सिर्फ आपको यही पढ़ना है, ये ऊपर रहने दो जो लिखा है, सिर्फ ये पढ़ो। हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। और नॉर्मल अगर हमें फंक्शन दिया है उसमें हमें अगर वो पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या फिर कोई पॉइंट पूछ रहा है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से ऐसे पता कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है ना, ये करना ज्यादा इजी पड़ जाता है थोड़ा। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे जब डबल डेरिवेटिव करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नॉट पॉसिबल नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करके निपटा देते हैं, बट आप सेकंड डेरिवेटिव पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकल के आएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही पता चलेगा हमें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ आ रहा है। और अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो जिस पॉइंट पर ये जैसे 2 पर अगर मान लो मिनिमा आ गया, तो ये 2 वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, जो भी फंक्शन होगा ओरिजिनल फंक्शन जो होगा हमें उसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। और 3 पे मान लो मैक्सिमम आ रहा है अगर, तो अगर ये 3 को पुट कर देंगे फंक्शन में, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें पुट करना है, कोई डेरिवेटिव में पुट नहीं करना, फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, तो वो जो निकल के आ जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, खत्म कहानी। पता नहीं क्यों बच्चों को मैक्सिमम मिनिमा इतना डिफिकल्ट लगता है, इतना डिफिकल्ट है नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए है बस। हाँ वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, बट प्रैक्टिस करोगे तो वो भी सही हो जाएगी, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, बस खत्म चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया ये। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। ग्लोबल को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा भी कहते हैं, जिसमें हमें एक इंटरवल दिया होगा, इंटरवल दिया होगा हमें, ठीक है ना। मान लो कि क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एक क्वेश्चन में रैंडमली मेरे दिमाग में आया अभी, कि अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये मुझे एफ एक्स दिया था मान लो, है ना, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आ गया 2x + 3। और मुझे इसी क्वेश्चन में एक इंटरवल दिया हुआ था 0 से 3, वो ये कह रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। जब हमें ये इंटरवल दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं,
हम इंटरवल्स पर चेक करते हैं वैल्यूज, हमें इसमें सेकंड डेरिवेटिव चेक नहीं करना होता, ठीक है ना। हम नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, यहां पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, इसको हम माइनस रखते हैं, है ना, इसको हम रखते हैं माइनस, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन मैंने रैंडमली बनाया है। तो यहां से अब देखो, तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। बस इतना काम करना है, इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं करना। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कि अगर आपको एक फंक्शन दे दिया और ये इंटरवल दे दिया साथ में, जब हमें इंटरवल दिया जाता है तब हम उस इंटरवल्स पर भी, उसके इंटरवल्स पर भी चेक करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कहां आ रही है वैल्यू, और क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करते हैं। तो एक्चुअल में हमें x की वैल्यू 3/2 पर, 0 पर और 3 पर चेक करना है। जहां पर भी मैक्सिमम आ गई वो आंसर हो जाएगा। चलो पुट करो, x की वैल्यू इसमें पुट करो, f0 निकालो, ये 0 5 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद f 3/2 निकालो, 3/2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 9/4, माइनस में ये आ जाएगा आपका कितना 9/2 प्लस में 5। इसको सॉल्व कर लो, ये तो रैंडमली एग्जांपल लिया है मैंने, इसको सॉल्व कर लो। 4 आएगा, ये 9 माइनस ये आ जाएगा 18 प्लस में 20, ठीक है ना। तो ये 9 प्लस में 2/4 यानी कि 11/4, ठीक है ना। ये 11/4 आ गया। और एक निकालते हैं, f3 भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने 0 पर चेक किया, क्रिटिकल पॉइंट पर चेक किया, और अब इस 3 पर चेक करूंगा। तो ये 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है ना, और प्लस में 5। अच्छा, ये तो हमें 5 ही मिल गया। तो अब ध्यान से देखो, तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू क्या मिल रही है हमें, वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 5 मिल रही है हमें। इसको 4 से कट करोगे तो कितना आएगा, ये तो 4 2 जा 8 करके तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो 5 हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं 0 ना लेके 1 ले लूंगा तो भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। 1 पर निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। मैंने बस आपको करने का तरीका समझा दिया कि मैक्सिमम पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है, तो इस एब्सोल्यूट में आपको वैल्यूज ऐसे पुट करके दिखानी होती है बस, ठीक है ना। जब एब्सोल्यूट का केस होता है ना, या ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा करके वो पूछता है, जब इंटरवल दिया होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना, सिर्फ इस पर और जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पर वैल्यू चेक करो। जहां ज्यादा आ रही है वो मैक्सिमम है, जहां कम आ रही है वो मिनिमम है। क्लियर है, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। क्लियर हो गई जितनी बात, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म कर दिया, ये भी खत्म। और बताओ क्या चाहते हो, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सो रहे हो और हम मेहनत कर रहे हैं, देख लो, उठ के पढ़ लो, टाइम बहुत कम है। अंतिम सीरीज को सपोर्ट करो, जो हमने अंतिम वॉर सीरीज तैयार करी है आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करी है, बहुत कम टाइम में मेहनत कर दी और ये सीरीज आपके लिए बना दी है। तो वीडियो अच्छी लगी है आपको तो सपोर्ट करो और शेयर करो फटाफट। अभी भी आपके पास पूरे 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम है, इस सीरीज को पूरा देख के जाओ, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइम पर ज्यादा प्रेशर मत लो, रिलैक्स होके अपनी तैयारी करो, बढ़िया मार्क्स लेके आओगे, पेपर बढ़िया जाएगा, बिंदास होके पढ़ो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।